तो इस लेक्चर से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस। ये जो छोटा सा ही टॉपिक है, एक ही लेक्चर में आई थिंक हो ही जाएगा। ये सारा चीज़ आपको पता है, इसलिए इस लेक्चर के पहले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, जो कि रहा आपके सामने। बोल रहा प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज। देखो, फाइनेंस कमीशन आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो आर्टिकल 280 के अंदर प्रेसिडेंट साहब हर 5 साल में है ना अपॉइंट करते हैं। तो इसका प्राइमरी ड्यूटी ये है कि रिकमेंडेट करता है इट टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, और साथ में ग्रांट्स इन एड किसको देना है ये भी रिकमेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखिए, रिकमेंड करता है बस, है ना। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन इंडिया क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हर 5 साल में रिकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन और स्टेट। फाइनेंस कमीशन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड टू स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर इज इम्पोज बाय। तो देखो, अगर ये कंजम्पशन के लिए है तो एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। अगर नॉन कंजम्पशन के लिए है लिकर पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। पूरा डिटेल में समझाता हूँ, डोंट वरी। Alcoholic liquor intended for human consumption are subject to taxation by state legislature under entry 51 of list 2 of the 7th schedule to the Constitution of India. वहीं पे on the other hand, alcoholic liquors not meant for human consumption fall under the purview of the central legislature for the levy of excise duty is specified in entry 84 of list 1. list 1 क्या है? मतलब list 2, list 1, list 3 क्या है? list 1 है सेंट्रल के लिए, है ना, मतलब यूनियन लिस्ट, और लिस्ट 2 क्या है? स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 क्या है? कंकरेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 51 में ये लिखा गया है कि अल्कोहलिक लिकर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स बट नॉट इंक्लूडिंग मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल और एनी अदर सब्सटेंस इंक्लूडेड इन सब पैराग्राफ ऑफ दिस एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है कि जीरो बेस बजट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया। बिल्कुल सही है। जीरो बेस बजट टेक्निक इन्वॉल्व करता है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ एवरी स्कीम बिफोर अ बजटरी प्रोविजन इज मेड। तो एकदम रीजन सही बता रहा, इसलिए इसका करेक्ट जवाब ये हो जाएगा। देखो, जीरो बजट में क्या करते हैं कि हम रिव्यू करते हैं हर एक स्कीम को उसके बजटरी प्रोविजन से पहले। ठीक है, कि जीरो बजट है ना, जीरो बेस्ड बजटिंग टेक्निक दैट रिक्वायर ऑल एक्सपेंसेस टू बी जस्टिफाइड एंड अप्रूव्ड इन ईच न्यू बजट पीरियड, टिपिकली हर साल। इसका मतलब हुआ कि एवरी लाइन आइटम इन द बजट मस्ट बी जस्टिफाइड रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट वाज फंडेड इन द प्रीवियस ईयर, है ना। मतलब कि आपको उस पर बताना पड़ेगा कि हाँ, इस पर काम किया गया है। क्यों? क्योंकि रिगरस और ट्रांसपेरेंट अप्रोच है जीरो बेस्ड बजटिंग और बजटिंग, है ना, इंश्योर करने के लिए कि बजट एलोकेशन जो है are based on a thorough analysis of the effectiveness और necessity of each program या फिर स्कीम। अगला है which one of the following is not eligible for any income tax rebate। इनकम टैक्स रिबेट के लिए क्या एलिजिबल नहीं है? तो करेक्ट जवाब इसका किसान विकास पत्र जो है, ये रिबेट के लिए, इनकम टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं है। एक सेविंग सर्टिफिकेट इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज नॉट डिजाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर लुकिंग टू सेव टैक्स। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट डू नॉट हैव एनी टैक्स डिडक्शन, लेकिन इंटरेस्ट अर्न इज टैक्सेबल एज इनकम टैक्स फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड सब्जेक्टेड टू 10% TDS डिडक्शन एनुअली। हाउएवर द मैच्योरिटी अमाउंट इज exempted फ्रॉम द टैक्स डिडक्शन, प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड। एज कंपेयर टू रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट विल ऑलवेज। देखो, रेवेन्यू डेफिसिट के कंपेयर में फिजिकल डेफिसिट हमेशा हायर होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? फॉर्मूला से समझते हैं। देखो, जो फिजिकल डेफिसिट होता है ना, उसका फॉर्मूला है कि टोटल आपने एक्सपेंडिचर कितना किया और टोटल आपके पास आया कितना, है ना। एक खर्चा कितना हुआ और कमाई कितनी हुई। लेकिन ध्यान रहे, कमाई में एक्सेप्ट बोरोइंग, जो आपने उधार लिया वो चीज शामिल नहीं है। वहीं पे दूसरा फॉर्मूला देखा जाए इसका, तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे। रेवेन्यू मतलब जो रिकरिंग नेचर का होता है, मतलब बार बार वो होता रहता है। ठीक है, जैसे लोगों को सैलरी देनी है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो गया। वहीं पे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो एक बार लगा दिया आपने, है ना, तो काफी सालों तक वो चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल डेवलपमेंट, डैम डेवलपमेंट, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के उदाहरण है ना। उसमें अब जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ आपका, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, उसको माइनस कर दो रिसीट से, मतलब कि जो आपको मिला रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है? जैसे जितनी भी PSUs है वहां से जो पैसे आए हैं ना, तो रेवेन्यू रिसीट हो गया। ठीक है,
वहीं पे कैपिटल रिसीट क्या हुआ? कैपिटल रिसीट हुआ कि जब आपने कोई भी कैपिटल बेचा, है ना, जैसे कि पीएसयू को आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया उसका, तो वहां से आपके पास पैसे आए तो कैपिटल रिसीट की तरह आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ही बार होगा। और रेवेन्यू क्या होता है? रिकरिंग होता है। ओके, तो ये फिजिकल डिफिसिट का फॉर्मूला है। और फॉर्मूला देखा जाए तो इसी को, है ना, लेफ्ट राइट करके बाकी फॉर्मूला बना दिया, ले देकर सारा कुछ सेम है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको ध्यान रखना है कि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, जो हम उधार लेते हैं, वो फिजिकल डेफिसिट में नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर उसको करना है तो रेवेन्यू डेफिसिट को पहले समझ लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? अभी मैंने समझाया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया और कितना आपके पास आया, तो उन दोनों को माइनस कर दोगे, रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। तो आप सोचो, रेवेन्यू डेफिसिट हमेशा क्या होगा? कमी होगा। किससे? फिजिकल डेफिसिट से। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट एक छोटा सा पार्ट है फिजिकल डेफिसिट का। एक और टर्म होता है जिसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। ये क्या है? ध्यान से समझो। जो फिजिकल डेफिसिट ऊपर हमने देखा, उसमें से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो तो उसको प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उधार लिया हुआ है, तो हर साल उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है उस उधारी पे, उस प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट जितना हुआ उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो तो आ जाता है आपके पास प्राइमरी डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात किया जाए तो ये देखो होता है रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब जो ऊपर देखा हमने, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, उसमें से आप ग्रांट्स यूटिलाइज फॉर क्रिएटिंग कैपिटल एसेट, मतलब कि जो ग्रांट्स दिया और उस ग्रांट्स को यूटिलाइज किया गया कैपिटल एसेट बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल डैम, रोड, स्कूल, अस्पताल एक्सेट्रा, तो उन सबको माइनस कर दोगे आप तो आ जाएगा आपके पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। होपफुली आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। अगला है कि तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हैज इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आउटकम बजट। आउटकम बजट नाम से ही लग रहा है, जैसे हमने जीरो बजट देखा, तो आउटकम बजट को, उसके आउटकम को देखते हुए, है ना, उस पे बजट जो है, बजट के आगे पैसे इशू करेंगे, ठीक है। 2005 में, फ्रॉम 2005 से चालू है। अंडर दिस द मॉनिटरिंग ऑफ आउटकम विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? तो सही जवाब है फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन, दोनों मिलके, है ना, इसके आउटकम को मॉनिटर करते हैं। अभी हमने एक क्वेश्चन में पढ़ा था, एक कोई तो इसमें होगा, हाँ ये है, तो क्या है ये? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस किसका है? ऑफ नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंस कमीशन हैंडल करते हैं आउटकम बजटिंग, ठीक है। ये फोकस करता है प्रोग्राम आउटकम रेदर देन इनपुट्स, इट मेजर प्रोग्राम रिजल्ट अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव, मतलब कि क्या ऑब्जेक्टिव से आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, अब उसका आउटकम कितना है, उसको ये मेजर करता है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन दोनों ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल है। उन दोनों के कौन कौन से पार्ट रिस्पॉन्सिबल है मैंने ऑलरेडी बता दिया, राइट। तो इसलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिजिकल पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसमें कौन सा शामिल नहीं है? फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, बिल्कुल। प्राइस स्टेबिलिटी, ये भी है। रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, नहीं, ये इंटर स्टेट ट्रेड को रेगुलेट करना फिजिकल पॉलिसी के अंडर में नहीं आता। बाकी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम भी आता है, तीनों आते हैं, ये नहीं आता। ऐसा क्यों? रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड इज नॉट इन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी, ये इसलिए बिकॉज फिजिकल पॉलिसी इज माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, वाइल रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है? डील करती है ओवरऑल इकोनॉमी से, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी डील करती है इंडिविजुअल इंडस्ट्री या फिर मार्केट से। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू बिलोंग टू यूनियन गवर्नमेंट एलोन। केवल यूनियन गवर्नमेंट को जाता है, इन चारों में से कौन सा वैसा? तो करेक्ट जवाब है कस्टम ड्यूटी और कॉर्पोरेशन टैक्स यूनियन गवर्नमेंट को जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द इनकम टैक्स इन इंडिया। इनकम टैक्स के बारे में चारों में से कौन कौन से सही है? पहला, प्रोग्रेसिव टैक्स है, बिल्कुल, मतलब इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्सेस का स्लैब भी बढ़ता है, टैक्स रेट भी बढ़ता है ना। कोई 15 लाख कमा रहा तो उस पर मान लो 10% टैक्स है, अप टू 7 लाख तक, वो आपने देखा ही होगा हर साल कि अप टू 7 लाख तक मान लो 5% है, 7 से 10 लाख तक 10% है, 10 से 15 लाख तक 15% है। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता है, जिसको प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। वहीं पे एक रिग्रेसिव टैक्स होता है, इसका जस्ट उल्टा, कि जितना ज्यादा इनकम उतना कम टैक्स। और एक प्रोपोर्शनल टैक्स होता है, मतलब कि सेम लेते हैं सबसे, ठीक है। इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल। इट इज अ कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। प्रोपोर्शनल टैक्स है क्या? नहीं, प्रोग्रेसिव टैक्स है। तो पहला और दूसरा करेक्ट है, बाकी तीसरा और चौथा गलत है। क्यों गलत है मैंने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा,
प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है? टैक्स रेट डज नॉट रिमेन द सेम फॉर ऑल इनकम लेवल। इनकम टैक्स इन इंडिया फॉलो अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हुए, जो कि रहा आपके सामने, रिसेशन है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग लीड्स टू इन्फ्लेशन। बिल्कुल, कैसा क्यों समझते हैं। अगर डेफिसिट जो है, अभी ऊपर देखा ना हमने फिजिकल डेफिसिट, अगर उसको आप फाइनेंस कर रहे हो, मतलब कि मार्केट में मनी का सर्कुलेशन ऑलरेडी है और अलग से आप डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए और पैसे निकाल रहे हैं ना, और पैसे ला रहे हैं, तो पहले से ही मनी सर्कुलेशन इतना था और भी मनी आ गया मार्केट में, तो मनी प्लस मनी, बहुत सारा मनी। इसलिए अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा तो क्या करेंगे, वो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो डिमांड करेंगे, और डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी कमोडिटी का इंक्रीज होता है। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहले क्या कि ऑलरेडी मनी सर्कुलेशन में है, लेकिन आपने फिजिकल डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए और मनी जो है मार्केट में एंटर कराया, तो बहुत सारा अगर पैसे हो जाएगा किसी के हाथ में, तो क्या करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन जो है या महंगाई बढ़ती है। होपफुली आपको एकदम क्लियर हो गया। इट इंक्रीजेज मनी सप्लाई एज कम्पेयर टू गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही रीजन भी दे रहा है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, जेनरिक चीजें हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टू बाय। तो डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीज, तो द इनकम टैक्स देखो डायरेक्टली तो इंक्रीज नहीं करता। बाकी देखते हैं, ट्रेड टैक्स बिल्कुल डायरेक्टली करता है, कि जितना ज्यादा ट्रेड टैक्स लगाओगे उतना ज्यादा महंगा सामान बिकेगा। इम्पोर्ट ड्यूटी भी वैसे ही है, एक्साइज ड्यूटी भी वैसे ही है ना, ये तीनों की तीनों डायरेक्टली इम्पेक्ट करती हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जबकि इनकम टैक्स जो है वो नहीं करता। तो वही पूछा था हमसे, डज नॉट, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा इनकम टैक्स। देख लेते हैं इनकम टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स है लिवाइड ऑन द इंडिविजुअल या फिर बिजनेसेस, पेड डायरेक्टली बाय द टैक्स पेयर, इट डज नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इन कंट्रास्ट बाकी जो है ट्रेड टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो पास ऑन टू बायर इज हायर प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट लिवाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट नहीं लगाती, गिफ्ट टैक्स यूनियन गवर्नमेंट लगाती, इंटरटेनमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, पर्सनल इनकम टैक्स यूनियन, और कॉर्पोरेशन टैक्स भी यूनियन गवर्नमेंट। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, इंटरटेनमेंट टैक्स, और ये यूनियन गवर्नमेंट नहीं लगाती। ठीक है, कहाँ पे मिल जाएगा आपको, टैक्सेस एंड फी ऑन एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट्स, बेटिंग टैक्स और गैम्बलिंग आर लिवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द पावर वेस्टेड इन अंडर आर्टिकल 246 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रीड विद एंट्री 62 और 63, इतना याद नहीं होगा, बस ये ध्यान रखो आर्टिकल 246 में ये सारा कुछ मेंशन है। और बाकी गिफ्ट टैक्स, पर्सनल टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स सब लगाता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला है, विच अमाउंट द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ इनकम इन द करंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच अमाउंट द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ इनकम इन द करंट अकाउंट। अच्छा, करंट अकाउंट के इनकम के कौन से सोर्सेस है, चारों में से। कॉर्पोरेशन टैक्स बिल्कुल करंट अकाउंट में आता है, प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस अभी मैंने बताया ये भी करंट अकाउंट का पार्ट है। सेल ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं, ये पार्ट नहीं है, ये तो लाइबिलिटी क्रिएट करता है और वैसे भी एक कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। लोन्स रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल ये भी क्या, कैपिटल ट्रांजेक्शन का पार्ट है। एक्साइज ड्यूटी भी क्या है, करंट अकाउंट का पार्ट है। पहला, दूसरा और पांचवा हो जाएगा करेक्ट जवाब, पहला, दूसरा, पांचवा, ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, आर नॉट सोर्स ऑफ इनकम इन द करेंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम फ्रॉम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कैपिटल रिसीट है, और लोन्स रिसीव फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक आर कैपिटल ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज लाइबिलिटी नॉट इनकम। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टर्म रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म। देखो रिग्रेसिव मैंने आपको बताया कि डिस्पाइट ऑफ डिफरेंट इनकम सबसे इक्वल चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप जीएसटी देते हो, है ना, कोई भी चॉकलेट लिया 50 रुपए का, 50 रुपए में देखोगे तो कुछ मान लेते हैं 10 रुपए क्या है, वो 10 रुपए जीएसटी लग रहा है उस पर। अब 10 रुपए जो है, आप गरीब खरीदे अमीर खरीदे सबको 50 रुपए का ही चॉकलेट मिलेगा, मतलब हर कोई पे कर रहा कितना, 10 रुपए। तो ये क्या हो गया, रिग्रेसिव टैक्स हो गया, मतलब सबसे इक्वल चार्ज किया जा रहा है। They are charged at higher rate than direct tax नहीं, they are charged the same rate for all the income group। That's the correct answer for this question। ठीक है, एक्सप्लेन भी कर दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। आगे कोई क्वेश्चन नहीं, कोट है तो कोट पढ़ेंगे, जो कि है सक्सेसफुल पीपल डू व्हाट अनसक्सेसफुल पीपल आर नॉट विलिंग टू डू, डोंट विश इट वर इजियर, विश यू वर बेटर। तो कहने का मतलब कि सक्सेसफुल लोग जो है वो करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग करने से डरते हैं। ठीक है, या फिर नहीं करते। कभी आप ऐसा मत सोचो कि चीज़ें यार आसान होती, बल्कि हमेशा ये सोचा करो कि आप जो है और बेहतर होते और बेटर होते।
तो अपने बेटरमेंट पे फोकस करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।